देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी से अकेले नहीं लड़ पा रही भारतीय जनता पार्टी, पूरी इंडिया गठबंधन के नाक में दम कर रखा है राहुल गांधी ने। तो अब 200 से ज्यादा अधिकारियों से पत्र लिखाकर राहुल गांधी को ज्ञान बांट रहे हैं भाजपाई। बताएंगे कैसे देश के टॉप लेवल अधिकारी भी राहुल गांधी के मामले को लेकर चिट्ठी लिखते हुए एक ऐसी बात बोल रहे हैं दोस्तों, जिसे लेकर समझ में आ चुका है कि बीजेपी वालों की हालत खराब कर दिया है राहुल गांधी ने, और अब जैसे तैसे राहुल को रोको मुहिम चल रही है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में जिसके साथ बीजेपी करना चाहती थी गठबंधन, उसने करने से कर दिया मना, तो इसके बाद उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे कैसे गठबंधन का दबाव डालने के लिए एक नए तरीके का डर पैदा किया गया है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में जैसे ही सोनम वांगचुक जेल से बाहर आते हैं, वैसे ही लद्दाख में फिर से आंदोलन हुआ है शुरू। बताएंगे किस तरीके की मांग की जा रही है आम जनता के द्वारा दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के बाद बैक टू बैक कई सारे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और कई सारे विधायक तक लपेट दिए गए दोस्तों। हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है मामला। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पिछले 2 महीने से नरेंद्र मोदी संसद भवन में नहीं आ पा रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई भी धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान नहीं दिया दोस्तों। नरेंद्र मोदी तभी से लगातार संसद भवन से गायब चल रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी दिखाई देते नहीं है संसद भवन के अंदर। राहुल गांधी बार बार संसद भवन के चक्कर लगा रहे कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो पूछ लेंगे कि आखिर देश की जनता को क्यों एलपीजी के गैस के लाइन में लगाकर रखा हुआ है, क्यों आम जनता को परेशान कर रही है भाजपा सरकार, और क्यों ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत ने अपना पक्ष इस तरीके से रखा कि भारत को आज गैस की समस्याएं होने लगी है। कुल मिलाकर दोस्तों इससे पहले एमएम नरवणे से जुड़े मामले पर राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे, उसके बाद एफटीन फाइल का जैसे ही राहुल नाम लेते हैं वैसे ही भाजपाई पूरी तरीके से पगला जाते हैं दोस्तों। और ऐसे ही अब देश के संसद भवन के बाहर कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद और साथ में इंडिया गठबंधन के एक एक सांसद मिलकर जोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि संसद भवन तो चलने दिया नहीं जा रहा। ऐसे में राहुल गांधी का खौफ इतना है कि नरेंद्र मोदी 2 महीने से संसद भवन के अंदर दिखाई भी नहीं दिए हैं दोस्तों, क्योंकि राहुल सीधा एफटीन शब्द यूज कर देते हैं जिसे भाजपा वाले बौखला जाते हैं। और अब राहुल गांधी को दबाव में डालने के लिए, यानी राहुल गांधी को ज्ञान देने के लिए कुछ रिटायर्ड टॉप लेवल के अधिकारियों के द्वारा एक पत्र लिखा गया है दोस्तों। ये पत्र लिखकर राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। 4 रिटायर्ड अफसरों ने एक खुला पत्र लिखते हुए राहुल गांधी और विपक्ष को संसद भवन के अंदर कैसा बर्ताव करना चाहिए इस बात का ज्ञान बांटा है दोस्तों। ये अफसर 204 की संख्या में है, यानी बड़ी संख्या में है। इसमें 116 सेना और सशस्त्र बल के पूर्व अधिकारी है दोस्तों, 84 पूर्व नौकरशाह है यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि है, और 4 वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वकील है। इन्होंने 12 मार्च को संसद में राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, खुला पत्र इसका नाम दिया गया है दोस्तों। इस पत्र में कहा जाता है कि संसद की गरिमा का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब ये सब तो दोस्तों हैवी शब्द हैं, आखिर मुद्दा क्या है जिस पर ये सारे भड़के हुए हैं। तो ये अपना मुद्दा लिखते हुए कहते हैं कि राजनीतिक नाटक का मंच नहीं है संसद, और इसमें लिखा जाता है कि सांसदों का संसद की सीढ़ी पर बैठकर चाय बिस्किट खाना और प्रदर्शन करना जनप्रतिनिधियों के आचरण के अनुरूप नहीं है। यानी देश के हर कोने के अंदर लोग एलपीजी का सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन 204 टॉप लेवल के अधिकारियों की चिंता यह है कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्किट कैसे खा सकते हैं। ये तो देश की संसद का अपमान हो गया, इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी एकदम देश की समस्या का मजाक ही बनाया जा रहा है दोस्तों। यानी एक और राहुल गांधी एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, और एफटीन फाइल में बीजेपी के मंत्री का नाम बार बार आने का जिक्र कर रहे हैं, और एमएम नरवणे की किताब में लिखे कि जो उचित है वो करो। नरेंद्र मोदी के उदासीन रवैये को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और भारत अमेरिका के साथ में हुए व्यापारिक समझौते में अमेरिका बता रहा है कि वो तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से तेल नहीं खरीदेगा। यानी देश की ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं दोस्तों, और इन्हें लेकर राहुल गांधी एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। और देश में जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, 204 रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन लोगों की चिंता है कि राहुल गांधी सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्कुट कैसे खा सकते हैं। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्कुट खाना लोकतंत्र और संसद का अपमान हो गया है दोस्तों। यानी एकदम वाहियात बातें चल रही है, और बड़ी बात यह है कि अमित शाह के बयान के अगले दिन इन 204 टॉप लेवल के अधिकारियों के द्वारा पत्र लिखा गया है। इससे पता चलता है दोस्तों कि ये किसके कहने पर ये सारा काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये राहुल गांधी के कारण एक जो डर पैदा हुआ है बीजेपी के पूरे तंत्र में, उसी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, तो अपनी राय जरूर लिखे बताएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखे बताएगा। इसके बाद लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। हुआ ये कि
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पत्र पर जवाब देते हुए कहा कि क्या आप लोग इस बात का विश्वास करेंगे कि देश के 204 रिटायर्ड बाबुओं ने राहुल गांधी के संसद की सीढ़ी पर चाय पीने की निंदा की है। इस 204 बाबू में 116 भूतपूर्व सैनिक और 84 बड़े बाबू हैं, 4 तो सीनियर एडवोकेट हैं और देश भर में हर जगह पर नफरत का कारोबार चल रहा है। हर जगह पर दंगाई हुड़दंग मचाते रहते हैं। कई सत्ता पक्ष के मंत्री खुलेआम भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन बाबुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने सीढ़ी पर चाय क्या पी ली, इनका जमीर जाग गया और इस पूरे मामले को साफ शब्दों में दोगलाई कहा जाता है, यानी दोगलापन होता है ये। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एकदम सही बात बोल रहे हैं विक्रम नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने वाली पार्टी का अब चुनाव चिन्ह ही जब्त हो सकता है दोस्तों। दरअसल अपडेट कुछ इस तरीके से है जिससे चुनाव आयोग के काम करने के तरीके और ज्यादा गंभीर सवालों के घेरे में आएंगे। अपडेट यह है कि शिरोमणि अकाली दल के चुनाव चिन्ह तिगड़ी यानी तराजू को लेकर अब मामला आगे बढ़ गया है दोस्तों। दरअसल 3-4 दिन पहले अमित शाह जब पंजाब के दौरे पर गए थे तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी के बनने के बाद सबसे पहले भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों में से एक थी, उसका बीजेपी के साथ मिलकर अगला चुनाव नहीं होगा, यानी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के चुनाव चिन्ह तिकड़ी यानी तराजू पर दावा जताने वाले अकाली दल एस पार्टी के याचिका पर चुनाव आयोग ने याचिका को स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी एक तो सुखबीर बादल की अकाली दल है दोस्तों, उसके चुनाव चिन्ह तराजू को छीनने के लिए दूसरी पार्टी अकाली दल एस नाम की पार्टी ने चुनाव आयोग में मामला दर्ज करवाया था दोस्तों। अमित शाह के ऐलान के बाद इस याचिका को सुनना शुरू कर दिया गया है, यानी याचिका के ऊपर अब चर्चा शुरू की जाएगी। सवाल यह है कि अमित शाह का ऐलान और उसके बाद इस याचिका पर चुनाव आयोग की स्वीकृति देना कि वो सुनवाई करेंगे, क्या ये दोनों आपस में लिंक है? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर इसीलिए सवाल खड़े किए जाते हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आप भी मानते हैं कि जरूर झोल है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके सिवा अगर आप लोग की कोई और राय हो, इसके इतर कोई राय हो तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर जेल से बाहर आते हैं सोनम वांगचुक और इधर लद्दाख में शुरू हो जाता है एक बार फिर से लद्दाख में पुनर्राज्य के दर्जे की मांग का आंदोलन। अपडेट यह है कि तकरीबन 8 महीने जेल में रखने के बाद जोधपुर जेल से सामाजिक कार्यकर्ता और इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट कहे जाने वाले सोनम वांगचुक को जेल से छोड़ दिया गया दोस्तों। लेकिन बीजेपी की सरकार ने यह सारा फैसला दबाव में लिया क्योंकि जग हसाई होने वाली थी। अगली सुनवाई में कोर्ट को छोड़ ही देना था सोनम वांगचुक को, तो इससे पहले बीजेपी की सरकार ने छोड़ने का फैसला ले लिया ताकि सबके सामने, दुनिया के सामने जग हसाई ना हो। लेकिन सबको पता चल गया कि सोनम वांगचुक को बिना किसी सबूत के बीजेपी ने 8 महीने जेल में रखा, जो उनका समय बर्बाद किया गया दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि सोनम वांगचुक को जेल में रखेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू नहीं होगा। लेकिन फिर से जब सोनम वांगचुक जेल से बाहर आए हैं तो फिर अपडेट सामने आने लगी है दोस्तों। अपडेट ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लद्दाख में जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। लद्दाख में जनता पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रही है। ये बंद एपेक्स बॉडी लेह यानी ABL और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने बुलाया है। बीते दिनों ये प्रदर्शन सोनम वांगचुक की रिहाई के 2 दिनों के बाद हुआ है, यानी ऐसा लग रहा है कि आंदोलन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि उनको अपने राज्य के अंदर पुनर्राज्य का दर्जा चाहिए, यानी असेंबली चाहिए और यहाँ पर वोट होना चाहिए और लोग अपने चुनकर जाए और सुनिश्चित करे कि अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए चुने हुए लोग आगे आए। अभी तो सरकार तय करती है कि कौन किस क्षेत्र में विकास का काम करवाएगा, यानी अभी तो अधिकारी अपने हिसाब से काम करवाते हैं, लेकिन जनता चाहती है कि वो चुनकर विधानसभा में अपने लोग भेजे जो तय करे कि आखिर विकास किस तरीके से होगा करगिल का और पूरे लद्दाख का। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर संकेत है कि आम जनता की मांग है कि उनको पुनर्राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बीजेपी के लोग ज्यादा दिनों तक इस मांग को दबा नहीं सकते, उनको आखिरकार मांग माननी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें देश भर के अंदर हुए राज्यसभा चुनाव के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी फॉर्म में लौट आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी है। अपडेट यह है कि उड़ीसा में राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 3 विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इसमें एक विधायक जिससे कांग्रेस पार्टी कभी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो बगावत करेंगी, सोफिया फिरदौस, उन्होंने पार्टी से बगावत कर दिया। इसके बाद पार्टी ने सोफिया फिरदौस को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब इन सब की सदस्यता भी रद्द की जा रही है दोस्तों, यानी ये सबके सब लोग विधायकी के पोस्ट से भी अलग हो जाएंगे और इसके बाद इन तीनों की तीनों सीट पर उपचुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी तीनों की तीनों सीटें वापस जीत कर आएगी। कुल मिलाकर उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने अच्छा कदम उठाया। अगर आप भी मानते हैं कि जो पार्टी के साथ नहीं है वो पार्टी के खिलाफ है, ये सीधी सी नीति होनी चाहिए। और अगर पार्टी से बाहर करेंगे तो मैसेज क्लियर जाएगा कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसकी विधायकी रद्द हो जाएगी और दोबारा से चुनाव होंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ में उस सीट पर तो कम से कम इन नेताओं का भविष्य खराब करने के लिए मैदान में उतरेगी और पूरी तरीके से हराकर वापस भेजकर राजनीति ही खत्म कर डालेगी। जैसे मध्य प्रदेश से लेकर हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में ट्रंप ने आखिरकार वो हरकत की है दोस्तों जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कही जाने वाली अमेरिका की सेना पूरी तरीके से घुटने पर आ गई है दोस्तों। और ईरान ने बता दिया है कि ट्रंप ने गलत जगह पर आकर पंगा ले लिया है। अपडेट ये है दोस्तों की अमेरिका ने दुनिया भर के अंदर कब्जा करने के लिए और दुनिया भर के देशों को डराने के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम नाटो रखा गया था, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जिसने सोवियत संघ यानी रूस के पुराने रूप से लड़ने के लिए कई बार संघर्ष करने के लिए पूरी बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। और दुनिया भर के अंदर नाटो का दबदबा था, यानी अगर किसी ने अमेरिका को हाथ लगा दिया तो पूरे यूरोप के 32 देश आकर अमेरिका के साथ में आकर खड़े हो जाते थे दोस्तों। यानी सीधा मतलब यह था कि अमेरिका से युद्ध करने का मतलब, जंग लड़ने का मतलब कि दुनिया के 32 और देशों के साथ में युद्ध ठान लिया गया है। नाटो उस तरीके का संगठन था, यानी नाटो का सीधा मतलब यह है कि एक देश पर अगर अटैक करोगे नाटो के तो इसका मतलब पूरे नाटो देशों के ऊपर अटैक किया गया और फिर सब मिलकर एक साथ जबरदस्त तरीके से हरा दिया करते थे। ऐसे में दुनिया के अंदर खौफ हुआ करता था अमेरिका का दोस्तों। लेकिन ईरान में आकर हमला करके अमेरिका ने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी है। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उसने ईरान पर हमला किया और उम्मीद की कि नाटो के देश उसके साथ में आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन नाटो देशों में से एक देश भी आकर अमेरिका के साथ में खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप इतना भड़क गया दोस्तों की नाटो से ज्यादातर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल नहीं हो रहे। तो ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि वो नाटो संगठन से अपने आप को अलग कर लेगा, यानी जिस नाटो संगठन को बनाया था अमेरिका ने, आज ईरान पर हमला करने के बाद उस नाटो ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि वो इस संगठन से बाहर निकलने पर सोच विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसको माना जाएगा और कहीं ना कहीं इसके बाद अमेरिका को आए दिन कोई ना कोई छोटा देश आकर हड़काता नजर आएगा दोस्तों। यानी ईरान ने वो पूरा तिलिस्म तोड़ दिया है जिसमें दावा किया जाता था कि अमेरिका सुपर पावर है और ये दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ईरान ने सामने से चैलेंज कर दिया और इसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि अमेरिका की जमकर बेइज्जती हो रही है और बेइज्जती इतनी ज्यादा हो रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि वो नाटो छोड़कर भाग जाएगा। यानी जिस नाटो के दम पर अमेरिका दुनिया में दादागिरी करता था आज उसे छोड़ने की बातें कर रहा है, क्योंकि वो नाटो वाले भी ईरान से नहीं लड़ना चाहते और अमेरिका के चक्कर में अपनी बर्बादी के परवाने पर खुद से दस्तखत नहीं करना चाहते। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने अपनी इतिहास में सबसे बड़ी भूल की है और अब उसे दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ बीजेपी ने जो खेल ममता बनर्जी के साथ में किया था, वो ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कर दिया। हुआ ये दोस्तों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट जहां से वो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी भवानीपुर, वहीं से चुनाव लड़ेंगे इस बात की जानकारी दी है दोस्तों। लेकिन पिछली बार ममता बनर्जी एक और सीट से चुनाव लड़ी थी और वो सीट थी नंदीग्राम की। लेकिन नंदीग्राम की सीट में शुभेंदु अधिकारी ने यानी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने उनको हरा दिया था। ममता बनर्जी हार गई थी और शुभेंदु अधिकारी जीत गए थे दोस्तों। ये अपने आप में ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर में एक बहुत बड़ा झटका था दोस्तों। इसके बाद ममता बनर्जी अपनी सेफ सीट भवानीपुर सीट से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने फिर से इसी सीट यानी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जबकि भवानीपुर में अच्छे खासे लोगों के नाम एसआईआर में काटे गए हैं दोस्तों। इसके बावजूद ममता बनर्जी पूरी गारंटी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है कि वो जीत कर आएंगे। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा चाल चलते हुए यहाँ पर भवानीपुर की सीट से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है दोस्तों। और अब शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम की सीट से, दूसरा भवानीपुर की सीट से। नंदीग्राम से वो अभी जीते हुए विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो उनकी पुरानी सीट है। और भवानीपुर क्योंकि ममता बनर्जी लड़ रही है तो शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर भी चैलेंज देने के लिए आ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को उनकी सीट नंदीग्राम में चैलेंज करने का फैसला लिया है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी के सामने। शुभेंदु अधिकारी के करीबी टीएमसी के टिकट पर पवित्र कर यानी जो शुभेंदु अधिकारी का चुनाव पहले मैनेज करते थे दोस्तों, उनको तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया। तो टीएमसी का सिंबल होगा, लेकिन चुनाव वो लड़ेगा जो शुभेंदु अधिकारी को पहले जिताया करता था। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से हिसाब चुटा करने के लिए इस रणनीति पर काम कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। कितनी सफलता मिलेगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होगा पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों। आप लोग की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को हराना और एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना दोनों एक ही जैसी बातें हैं और इसीलिए बीजेपी वाले एक बार फिर से भ्रम में हैं, बंगाल बीजेपी के बस की बात नहीं है जीतनी, क्योंकि बंगाल और बीजेपी की राजनीति का 180 डिग्री का आपस में विरोध है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ऐसा दावा करते हुए 204 बड़े टॉप लेवल के अधिकारियों ने जो पत्र लिखा था 200, उन लोगों को राहुल गांधी की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार से गिग वर्कर्स की समस्या से जुड़े मामले को लेकर लोकसभा में कई सवाल पूछे दोस्तों, लेकिन बीजेपी वालों का केवल एक ही जवाब था कि उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। सवाल यह था कि क्या गिग वर्कर्स यानी जो लोग ऐप आधारित नौकरियां करते हैं, क्या गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी? तो इस पर जवाब देते हुए बीजेपी सरकार ने कोई बात नहीं कही दोस्तों, यानी कोई जवाब नहीं दिया, नॉट आंसर्ड लिखा हुआ था। इसके बाद बीमा योजना में उनके क्लेम यानी फाइल स्वीकृति और अस्वीकृति का क्या कोई डेटा वेटा है? तो जवाब आया कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। गिग वर्कर्स के एक्सीडेंट और मौत की संख्या के बारे में सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं आया। सरकार के पास आईडी ब्लॉकिंग, जाति आधारित भेदभाव और महिला वर्कर्स की समस्या को दूर करने के लिए क्या कोई योजना है? तो जवाब आया ही नहीं। इसी तरीके से और सवाल पूछा गया कि इन जरूरी सवालों पर मोदी सरकार की खामोशी इस बात की गवाही है कि उनकी प्राथमिकता गिग वर्कर्स की मेहनत, उनकी सुरक्षा और मान सम्मान शामिल नहीं है। मोदी सरकार भले ही हमारे गिग वर्कर्स को नकारती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गिग वर्कर्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस तरीके से काम कर रही है दोस्तों। ऐसे में जो 204 टॉप लेवल के अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन लोगों को एक और पत्र लिखना चाहिए और राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही बीजेपी की सरकार, ये पूछना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सरकार से हमेशा सवाल पूछना चाहिए, लेकिन देश के अंदर उल्टा ही ट्रेंड चल रहा है और ये 204 जो तथाकथित टॉप लेवल के अधिकारी हैं, इन लोगों ने तो बता दिया है कि ये किसके कहने पर काम कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से ममता बनर्जी इतना ज्यादा भड़की हुई हैं कि वो कहती हैं तो बीजेपी के लिए प्रचार ही कर लीजिए, यानी चुनाव आयोग को। इन शब्दों से ममता बनर्जी ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के लिए ही काम कर लीजिए ना। इसी पर ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग ने एक के बाद एक कई सारे बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर किया और ममता बनर्जी इस बात से काफी नाराज है। वो नंदिनी चट्टोपाध्याय के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले को लेकर भी नाराजगी जता रही थी दोस्तों। इसी के साथ में ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के एक टॉप लेवल के अधिकारी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ट्रंप के प्रशासन में ये पहली बार ये जोरदार तरीके का धमाका हुआ है दोस्तों। ट्रंप के बेहद करीबी रहे और शीर्ष अधिकारी के पोस्ट पर मौजूद जो केंट ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता है कि ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करे। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई भी अभी खतरा नहीं है, तो ट्रंप के फैसले यानी ट्रंप ने जो फैसला लिया है कि ईरान के साथ में पंगा लिया जाएगा, ये बात एकदम गलत है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में किया गया, यानी दोस्तों जो एफसीन फाइल वाली बात बोली जाती है कि ये ईरान में जो युद्ध चल रहा है इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। ये युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप के एफसीन फाइल के एक कॉपी इजराइल वालों के पास में मौजूद है और इजराइल वाले अपनी जंग में अमेरिका को भी घसीट रहे हैं और अब अमेरिका के अंदर से ये आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ट्रंप के मुंह पर भी डर देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एफसीन के जितने भी चेले चपाटे हैं ये सब के सब युद्ध हार कर वापस लौटेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप इतनी मांग कर रहा है तो आखिर ईरान पर हमला करने के लिए क्या एक भी देश ऐसा नहीं है जो ट्रंप का सपोर्ट करे? बिल्कुल दोस्तों, एक देश है जिसने ट्रंप का सपोर्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन वो सुनकर आपको हंसी भी आएगी। अपडेट यह है कि एस्टोनिया नाम का एक छोटा सा देश है दोस्तों, उसने कहा कि हम ट्रंप का सपोर्ट करेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ में जो जंग छेड़ी है उसमें एस्टोनिया पूरी तरीके से अमेरिका के साथ में खड़ा है। और जब लोगों ने सवाल पूछा कि सही है आप उनके साथ में खड़े हैं तो आप कितनी सेना भेजेंगे ईरान में युद्ध करने के लिए, ईरान से जंग करने के लिए, तो पता चलता है कि एस्टोनिया ने कहा कि हम 6000 सैनिक भेजेंगे अपनी तरफ से अमेरिका का सपोर्ट करने के लिए। यानी दोस्तों सोचिए इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और केवल 6000 सैनिक भेजेगा एक देश, वो भी ईरान के खिलाफ। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तो एकदम मजाक ही चल रहा है। जो सपोर्ट में कोई उतर नहीं रहा और जो भी एक आध उतर रहा है दोस्तों वो भी कह रहे हैं कि 6000 भेज देंगे। यानी समझिए कि इतना बड़ा कांड करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। वो कहता है कि हम ईरान में घुस जाएंगे, पैदल मार्च करते हुए घुस जाएंगे, लेकिन उसको केवल 6000 सैनिकों का सपोर्ट दे रहा है एस्टोनिया। और ब्रिटेन से लेकर तमाम जो बड़े देश है दोस्तों, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उन देशों ने तो हाथ खड़े कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, ईरान पर हमारा हमला करने का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका खुद देखे क्या करे ना करे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप के साथ एक भद्दा मजाक ही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी हरियाणा के अंदर चुनाव जीत गए दोस्तों। करमवीर सिंह बौद्ध के चुनाव जीतने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अपने कई सारे नेताओं की बगावत के बावजूद चुनाव जीत लिया दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक भावुक दिखाई दिए। विधायक बीवी बत्रा रो पड़े, उन्हें गला लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोस्तों और संभालते हुए कहा कि आप लोग समझ जाइए, हम लोग चुनाव जीत गए हैं, ये खुशी के आंसू जरूर है, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा के तौर पर अपने आप को
स्थापित किया है, यानी हम लोग ये जंग जीते हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक इसे एक जंग की तरह देख रहे थे और आखिरकार जीत के बाद उन्होंने अपनी सांस में सांस ली है, यानी उनको भरोसा आया है कि चलो हम लोगों ने ये चुनाव जीता, बीजेपी के तमाम तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का उप मुख्यमंत्री तक भेज दिया था हरियाणा के अंदर। इसके बावजूद कांग्रेस के विधायकों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए जीत हासिल की दोस्तों। और इतना भावुक क्षण था कि केवल एक विधायक नहीं बल्कि दूसरे विधायक रामकरण काला के भी आंखों में आंसू आ गया दोस्तों, वो भी आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधायक इतने भावुक हो गए थे, ये चुनाव इनके लिए आर पार का चुनाव था, क्योंकि विधायकों के ऊपर भी आरोप लग जाते हैं कि वो पलटी मारेंगे, क्योंकि कुछ एक विधायक होते हैं जो बिकने वाले होते हैं। उस चक्कर में पूरी पार्टी को, पूरे विधायक को एक तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, एक तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, जबकि वो कट्टर कांग्रेसी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर आंसू आ गए आंखों में कि हम कट्टर कांग्रेसी, और हमको भी शक की नजर में देखा गया, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी यह है कि कौन से विधायक से संपर्क साधा जा रहा है और कौन पलटी मारेगा, ये गारंटी कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। इसीलिए सारे विधायकों को अचल भेजा गया था और कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है, तब जाकर चुनाव जीते जाते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं इन विधायकों को जीत के बाद काफी ज्यादा खुशी हुई, इसके बाद इनके आंसू भी छलक गए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो कट्टर कांग्रेसी है, जो विचारधारा को लेकर 100% समर्पित है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उनको पता है कि कांग्रेसी होना किस तरीके की एक भावनात्मक जुड़ाव है पार्टी के साथ में। और जीत के बाद आंसू निकले दोस्तों विधायकों के, इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार और निशांत कुमार पहुंचे थे रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम में दोस्तों। और रोजा इफ्तारी के इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, निशांत होंगे, बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लग रहे थे। तो इससे पता चल रहा है कि जेडीयू के लोगों ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के बिंदकी में एसआईआर की ड्यूटी के दौरान एक शिक्षा मित्र की दुर्घटना में मौत हो गई। कांग्रेस के नेता शिवाकांत तिवारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी और आरएसएस के द्वारा कराए गए सर्वे में बीजेपी की असम में हालत खराब है और इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि कांग्रेस के एक बाद एक वरिष्ठ नेताओं को दूर किया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बैकफुट पर तो जाएंगे ही नहीं। और असम की बात रही तो असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा को हराकर डिब्रूगढ़ जेल में भेजना भी है, जैसा राहुल गांधी ने आम जनता से वादा भी किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर लगे हुए हैं दोस्तों। साथ साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आनंद फानन में लोकसभा के 8 विपक्ष के सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है दोस्तों, जिनको पिछले सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था। यानी सांसद विपक्ष के निलंबित हो रहे हैं और कुछ तथाकथित जो ब्यूरोक्रेट है, टॉप लेवल के अधिकारी है, वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी दोस्तों एकदम उल्टा, कहते हैं कि उल्टी गंगा बहती है, वैसी तरीके से उल्टी गंगा बह रही है। आप लोग की क्या राय है लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत